नमस्कार साथियों। फरवरी 2024 करंट अफेयर्स घटनाक्रम एक माह का ये घटनाक्रम मैं आपको विभिन्न जो अखबार हैं यानी हिंदी और कुछ इंग्लिश के आने वाले अखबारों की कटिंग से तैयार किया गया न्यूज है। सारे का सारा नेशनल, इंटरनेशनल, विशेषकर नेशनल और इंटरनेशनल। स्टेट के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, राजस्थान स्टेट के लिए अलग से। ये मुख्य रूप से नेशनल और इंटरनेशनल के लिए है और सारा के सारा न्यूज हैं आपको अखबारों की न्यूज हैं और उन अखबारों की हैं जो जिनका सर्कुलेशन ज्यादा है, जो बड़े अखबार हैं, जो विश्वसनीय अखबार हैं। कुछ तो राजस्थान से छपते हैं, कुछ उत्तर प्रदेश से हैं, कुछ दिल्ली से छपते हैं, कुछ बाहर से छपते हैं। उन सब की कटिंग से तैयार किया गया न्यूज है। इसमें एक बात और है, इसमें जो बताऊंगा मैं, क्योंकि एक महीने का करंट है। अगर एक महीने का करंट अगर किया जाए तो कम से कम 7-8 घंटे या हो सके 10 घंटे तक लग जाए पूरे महीने का करंट अगर पढ़ाया जाए तो इसमें क्या किया है मैंने, इसमें जो भी न्यूज होगी वो थोड़ी मुख्य न्यूज होगी। मतलब जो मैटर होगा वो मेन मैटर होगा उसका। जैसे ये देखो, संयुक्त अरब अमीरात में विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। ये प्रश्न आ सकता है, संयुक्त अरब अमीरात में विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर है? अल दफरा सोलर फोटोवोल्टिक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट की, और इसकी क्षमता 2 गीगावाट है। कहां पर है ये? अल दफरा सोलर प्रोजेक्ट है। ये नाम क्या है? अल दफरा सोलर प्रोजेक्ट। तो अब इसकी अगर डिटेल देखनी है तो मेरा ऐप है। ऐप के ऊपर आपको फरवरी माह की पीडीएफ मिल जाएगी, आपको वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। मेरे ऐप के माध्यम से, अपनी बुक ऐप के माध्यम से आपको वहां पर पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो ये इसका जो फोटो है, ये अल दफरा सोलर प्रोजेक्ट है। ये अल दफरा सोलर फोटोवोल्टिक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट है। क्षमता कौन सी है, कितनी है? 2 गीगावाट है। कितनी है? 2 गीगावाट है। और ये घटना आपको, ये जो न्यूज है सामान्यतः आपको मैगजीन और में नहीं मिलेगी। दूसरा, भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता, भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहां हुई? नई दिल्ली में हुई है। नई दिल्ली में हुई है। ये आ सकता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता कहां हुई या दिल्ली में किन के बीच में हुई? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 2024 विश्वविद्यालय रैंकिंग एशिया नवंबर 2023 में जारी की गई। ये नवंबर 2023 में जारी हुई थी। कब हुई थी? नवंबर 2023 में जारी हुई थी और वर्ष 2024 के लिए थी ये। इसमें देखो, इसमें भारत की कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं जो इस रैंक में शामिल है। यानी भारत में आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी मद्रास है, आईआईटी बेंगलुरु है, खड़गपुर है और कानपुर है। ये सारी आईआईटी संस्थाएं हैं। और इसमें जो 100 में, जो रैंकिंग में 100 में भारतीय जो संस्थाएं हैं, टॉप 100 में भारतीय संस्थाएं 6 संस्थाएं हैं। कौन सी? ध्यान रखना, संख्या ध्यान रखना। टॉप 100 में भारत की 6 संस्थाएं शामिल हैं। जिसमें टॉप पर कौन सी है? बॉम्बे है, फिर दिल्ली, फिर मद्रास। यानी बॉम्बे का जो रैंक है 40 है, दिल्ली का 46 है, मद्रास का 53 है। उसके बाद खड़गपुर का 58 है, बेंगलुरु का 58 है, खड़गपुर का 59 है और 63 है वो कानपुर का। यानी मुंबई, दिल्ली और मद्रास, मुंबई, दिल्ली और मद्रास, यानी टॉप जो 3 कंपनियां हैं, 3 जो आईआईटी संस्थाएं हैं राजस्थान की, भारत की। अब ये जो क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी, ये क्वाक्रेली साइमंड्स के द्वारा जारी की गई है। क्यूएस क्वाक्रेली साइमंड्स के द्वारा जारी की गई है, पूछ सकते हैं।
भारतीयों के लिए थाईलैंड में वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति, यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई देश जो थाईलैंड है, थाईलैंड में भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी गई है। यानी मलेशिया, चीन, दक्षिणी कोरिया के बाद लगभग 1.2 मिलियन आगमन के साथ भारत वर्ष 2023 में अब तक पर्यटन के लिए थाईलैंड तो चौथा बड़ा स्रोत बाजार रहा है। यानी भारतीयों के लिए थाईलैंड में, यानी कहां मलेशिया पहले स्थान पर है, फिर चीन है, फिर दक्षिण कोरिया के बाद 1.2 मिलियन आगमन के साथ भारत वर्ष 2023 में अब तक का पर्यटन के लिए थाईलैंड का चौथा बड़ा स्रोत बाजार रहा है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, कहां वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी गई है। अब इसकी डिटेल देखनी है तो फिर मैं बता रहा हूं, ऐप पे जाओ, ऐप पे इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी आपको, पूरी थ्योरी क्या है, कैसा, पूरी न्यूज की न्यूज दे रखी है। लगभग फरवरी का जो करंट है वो फोटो के साथ, ये जो मैंने फोटो बता रखे हैं वहां पर फोटो के साथ पूरा बिल्कुल तरीके से इसका व्याख्या की गई है। विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट, विश्व बौद्धिक संपदा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स WIPI रिपोर्ट 2023, 6 नवंबर 2023 को सर्वाधिक पेटेंट आवेदन करने वाले शीर्ष 5 देश कौन कौन से हैं? तो चीन, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और जर्मनी। चीन और भारत के निवासियों द्वारा पेटेंट फाइलिंग में पर्याप्त वृद्धि हुई है। यानी जो प्रॉपर्टी जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर है, यानी विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2023 की है, वो नवंबर में जारी हुई थी और उसमें 5 देश हैं जो जहां पर सबसे ज्यादा पेटेंट करवाए गए, सबसे ज्यादा पेटेंट का आवेदन करवाने वाले हैं। भारत यद्यपि इसमें, भारत का नाम 5 में शामिल नहीं है, लेकिन पिछले वर्षों की तुलना में भारत में पेटेंट आवेदन की संख्या में वृद्धि हुई है। भारत और अमेरिका के मध्य 2+2 की वार्ता, यानी पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई, फिर ये देखो इसके अमेरिका के साथ है। भारत और अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नवंबर 2023 को आयोजित की गई, नवंबर 2023 को आई है। इसमें देखो, अब देखो है तो फरवरी की, कुछ न्यूज है जो इंपोर्टेंट थी इसलिए मैंने वो पिछले साल की ले ली, बाकी कुछ 5-10 पेज के बाद आपको सारी फरवरी की न्यूज मिलेगी। 2+2 मंत्री स्तरीय के वार्ता के 5वीं संस्करण में दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों ने भाग लिया। इस वार्ता में भारत के विदेश जो मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भाग लिया था। यानी जयशंकर जी ने भाग लिया और जो राजनाथ जी हैं उन्होंने इसमें भाग लिया था। भारत अमेरिका 2+2। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि पिछले नवंबर में पिछले साल किन किन के बीच में हुआ, तो एक ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ और अमेरिका के साथ हुआ। भारत और इटली के बीच गतिशीलता और प्रवासन साझेदारी समझौता, यानी भारत और इटली के बीच गतिशीलता और प्रवासन साझेदारी समझौता, यानी क्या है कि भारत और यूरोपीय देश इटली के मध्य गतिशीलता और प्रवासन यानी मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट नवंबर 2023 को हस्ताक्षर हुए और उद्देश्य था दोनों देशों के बीच श्रमिक, छात्रों, पेशेवरों, निर्बाध आवाजाही को सक्षम बनाना और अवैध प्रवासन की चुनौतियों का समाधान करना। यानी कहने का मतलब है यहाँ से दोनों देशों के बीच जो मजदूर, श्रमिक और पेशेवर जो व्यवसायी या अलग अलग पेशों के जो लोग हैं वो उनको निर्बाध आगमन करना और अवैध प्रवेश को रोकना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना ने किया 3 परियोजनाओं का उद्घाटन। यानी नवंबर 2023 को ये जो उद्घाटन हुआ है ये हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। उन्होंने वर्चुअली यानी ऑनलाइन कुछ प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था, जिसमें एक है अखोरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क। एक तो इसका उद्घाटन किया, अखोरा से अगरतला, त्रिपुरा के अगरतला के बीच में क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क। दूसरा है खुलना मोगला बंदरगाह रेल लाइन, खुलना मोगला बंदरगाह रेल लाइन। और एक है मैत्री सुपर थर्मल बिजली घर इकाई 2, यानी इनका उद्घाटन किया। ऐसे कितनी
3 परियोजनाएं। तो एक हो गई अखौरा, एक तो रेल लाइन है, क्रॉस बॉर्डर रेल लाइन है, दूसरी है बंदरगाह का है एक, और तीसरा है सुपर थर्मल बिजली का है संयंत्र है। तो अखौरा क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक का उद्घाटन किया गया। भारत को सुरक्षित देशों की सूची में शामिल करेगा ब्रिटेन। पूछा जा सकता है कि पिछले वर्ष 2023 में नवंबर दिसंबर में 2023 में किस देश ने भारत को सुरक्षित सूची में शामिल करेगा। यानी ब्रिटेन के द्वारा 8 नवंबर 2023 को घोषणा की कि भारत को सुरक्षित देशों की सूची में शामिल करेगा। इसके बाद भारत अवैध रूप से यूके जाने वालों को पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग जाएगा। यानी अवैध रूप से गलत तरीके से जो कबूतरबाजी करते हैं उन पर प्रतिबंध लग जाएगा। चौधरी चरण सिंह 1977 के में जो प्रधानमंत्री बने थे, मोरारजी देसाई 77 से 80 के बीच में जो जनता पार्टी की सरकार रही थी, उस सरकार में प्रधानमंत्री रहे थे कुछ समय तक। पीवी नरसिम्हा राव जो 90 से लेकर 95 तक जो प्रधानमंत्री रहे थे, और एमएस स्वामीनाथन जो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। पीवी नरसिम्हा राव हमारे देश के सुधारवादी प्रधानमंत्री हैं। यानी 1990-92 की अवधि में जो आर्थिक सुधार हुआ था, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी निजीकरण, भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण और भूमंडलीकरण, निजीकरण, उदारीकरण और भूमंडलीकरण का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। इन्हीं के नेतृत्व में इन तीनों को वर्तमान सरकार के द्वारा भारत रत्न देने की घोषणा की गई। एमएस स्वामीनाथन है जो भारत के हरित क्रांति के जनक है, और जो चौधरी चरण सिंह जी को आप जानते ही हो, यानी 1977-80 के बीच में जो पहली गैर कांग्रेस सरकार बनी थी उसमें चौधरी चरण सिंह जी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। देश को रक्षा क्षेत्र में मिला 5077 करोड़ का एफडीआई। ये इंपॉर्टेंट है। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। कितना? 5077 करोड़ रुपए का। रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए मई 2001 में खोला गया था। ये इंपॉर्टेंट है। यानी रक्षा क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। यानी कोई भी निजी व्यक्ति प्रॉपर चैनल के द्वारा आकर के रक्षा क्षेत्र में निवेश कर सकता है। तो वो मई 2001 में हुआ। रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 2020 में रक्षा औद्योगिक लाइसेंस चाहने वाली कंपनियों के लिए स्वचालित मार्ग के माध्यम से 74% तक और सुकारी मार्ग से 100% तक बढ़ाया गया है। यानी 2002 में, यानी स्वचालित मार्ग, दो प्रकार के निवेश के दो प्रकार के मार्ग होते हैं, एफडीआई के मार्ग होते हैं। यानी एफडीआई का निवेश भारत में कैसे करेंगे, दो प्रकार से होता है। एक होता है स्वचालित से, ऑटोमेटिक होता है, और दूसरा होता है सरल मार्ग से, यानी सुकारी मार्ग से। अगर सुकारी मार्ग से कर रहे हो तो 100% तक बढ़ाया गया था, और अगर स्वचालित से कर रहे हो तो 75% तक कर सकते हैं। मात्रा ध्यान रखना, 5077 करोड़ रुपए। सेप्टिसीमिया के कारण हुई अफ्रीका से भारत लाए गए 4 चीतों की मौत। अफ्रीका के नामीबिया से और कुछ और देशों से ये चीते लाए गए थे, और उनकी मृत्यु किससे हुई? सेप्टिसीमिया के कारण हुई थी। ये तिब्लिसी नामीबिया का एक क्षेत्र है, तिब्लिसी अभयारण्य है ये से, और दक्षिणी अफ्रीका से लाए गए तेजस, चातुर और सूरज, तेजस, चातुर और सूरज, ये चीते हैं जिनकी सेप्टिसीमिया नामक बीमारी के कारण से उनकी मृत्यु हो गई थी। रिफाइनिंग क्षमता बढ़ाने को सिर्फ भारत तैयार। यानी रिफाइनिंग क्षमता बढ़ाने के लिए, यानी कुल निर्यात में, टोटल जो निर्यात होता है उसमें पेट्रोल निर्यात की हिस्सेदारी 2020-21 में बढ़कर 10% थी, वो इस साल 13% रहने वाली है। यानी 2024 में ये जो पेट्रोल निर्यात की हिस्सेदारी है जो 10% थी 20-21 में, वो अब बढ़ करके कितनी हो जाई है? 2024 में कितनी हो जाएगी? 13% हो जाएगी। अमेरिका, रूस के बाद चीन ने भी अपनी रिफाइनिंग क्षमता को सीमित करने का फैसला लिया है। जबकि देखो,
अमेरिका क्या कह रहा है कि हम रिफाइनिंग क्षमता को कम करेंगे, रूस कह रहा है हम रिफाइनिंग क्षमता को कम करेंगे, और चीन भी कह रहे हैं कि हम रिफाइनिंग क्षमता को कम करेंगे, जबकि भारत क्या कह रहा है कि नहीं, हम रिफाइनिंग क्षमता को बढ़ाएंगे। पेटीएम ई कॉमर्स का नाम बदलकर पाई प्लेटफॉर्म्स पूछ सकते हैं। पेटीएम जो ई कॉमर्स का नाम था वो अब पाई प्लेटफॉर्म कर दिया गया है। पेटीएम ई कॉमर्स ने अपना नाम बदलकर क्या कर दिया, पाई प्लेटफॉर्म कर दिया गया है। एलिवेशन कैपिटल पेटीएम ई कॉमर्स सबसे बड़ी शेयरधारक कंपनी है, यानी एलिवेशन कैपिटल पेटीएम ई कॉमर्स में सबसे बड़ी शेयरधारक कंपनी है। ये पेटीएम का ऑफिस है। 197 स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नीम हैंस को WHO नेशनल अवार्ड, ये एक संस्था है, भारत की संस्था है, जिसको राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान नीम हैंस को स्वास्थ्य वर्धन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया है। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। WHO का नेशनल मंडेला पुरस्कार दिया गया है नीम हैंस को। नीम हैंस क्या काम करता है, ये मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संबंधित काम करता है, जो इसका ये लोगो है। समत्वयम योग उच्यते, इसका ये ईपीएफ पर जो ब्याज दर है वो अब 8.25% कर दी गई है। क्या है ईपीएफ? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर कितनी कर दी, तो पिछले सालों की तुलना में अधिक ब्याज दर है, पहले कम थी, अब 8.25 है ईपीएफ की दर। घरेलू उड़ानों के लिए HAL ने बनाया 19 सीटों वाला विमान। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा घर में के घरेलू उड़ानों के लिए, देश के भीतर उड़ानों के लिए 19 सीटों वाला एक विमान बना, ताकि बड़े विमानों को ले जाने की जरूरत न पड़े। हाल ने बनाया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कम दूरी वाले घरेलू उड़ानों के लिए 19 सीटों वाला नाम क्या दिया, हिंदुस्तान 228, H228 नाम दिया गया। अब इसकी डिटेल पढ़नी है तो फिर मैं बता रहा हूँ, ऐप पे जाओ, वहां पर इसका ये मिल जाएगा, कोर्स पूरा मिल जाएगा, यानी पूरा का पूरा इसकी डिटेल मिल जाएगी, क्या क्या है, कैसे बना है, क्या प्रोजेक्ट है, कितना खर्च हुआ है वो। पद्मश्री पुरस्कार लेने वाले करने से पहले पंडित लक्ष्मण भट्ट का निधन। अब लक्ष्मण भट्ट का संबंध किससे है, तो यानी द्रुपद गायक है, ये द्रुपदाचार्य है लक्ष्मण भट्ट। क्या है ये? द्रुपदाचार्य। लक्ष्मण भट्ट तेलंगा पद्मश्री पुरस्कार पाने से पहले जयपुर के दुर्लभ जी हॉस्पिटल में निधन हो गया। ध्यान रखना, लक्ष्मण जी भट्ट। दुबई में भारतीय रुपए कार्ड और यूपीआई में अब हो सकेगी बेधड़क खरीदारी, यानी दुबई में अब क्या किया है, भारत सरकार और दुबई सरकार के बीच में ये समझौता हुआ है कि वहां पर रुपए कार्ड और यूपीआई में खरीदारी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है। पीएम सूर्य घर योजना से हर माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी, यानी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये घोषणा की गई है कि पीएम सूर्य योजना के अंतर्गत सोलर प्लांट लगाए जाएंगे और सौर ऊर्जा और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि सरकार पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लॉन्च कर रही है, यानी घरों की छतों के ऊपर सोलर पैनल लगाना ताकि घर की बिजली निःशुल्क हो जाए। 10 वर्षों में गेहूं का MSP 875 व धान का 823 रुपये बढ़ा, यानी MSP
कितना 875, और चावल का कितना बढ़ा, एमएसपी चावल का कितना बढ़ा, 823 रुपये बढ़ा, 823। और ये किसका बढ़ा, गेहूं का बढ़ा। यानी 10 वर्षों में खाद्यान्नों का एमएसपी 40 से 50% तक बढ़ा। कितने वर्षों में, 10 वर्षों में। मोदी सरकार के कार्यकाल में खाद्यान्न उत्पादन में 35% की वृद्धि हुई। ये लाइनें ध्यान रखने वाली लाइनें हैं। ये प्रश्न आ जाते हैं इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में, ये प्रश्न मिल जाएंगे कि ये कैसे कैसे उनकी वृद्धि हुई है। कृषि बजट को भी पिछले 10 वर्षों में 5 गुना बढ़ाया गया। देखो क्या कह रहे हैं, यानी पिछले 10 वर्षों में एमएसपी की हैं वो कीमतें हैं वो 40 से 50%, 40 से 60% बढ़ी है, एक बात। दूसरा, खाद्यान्नों में 35% की वृद्धि हुई है। तीसरा, कृषि बजट में 5 गुना वृद्धि हुई है, यानी कृषि बजट में 5 गुना वृद्धि हुई है, खाद्यान्नों में 35 गुना वृद्धि हुई है, और एमएसपी में 40 से 60% की वृद्धि हुई है। और अभी वर्तमान में टोटल एमएसपी हैं वो 24 फसलों पे दिया जा रहा है, खरीफ, रबी और कुछ अन्य फसलों को मिला करके 24 फसलों पर एमएसपी दिया जा रहा है। गैर अनाज खाद्य उत्पाद से बढ़ेगा कृषि निर्यात, यानी गैर अनाज, यानी जो इसके अधीन काम करने वाले, यानी कृषि विभाग के अधीन काम करने वाले कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद नियति विकास निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा में फल, सब्जी, प्रोसेस्ड फूड, अन्य जीव जंतु की मदद से बने ऐसे 20 प्रकार के खाद्य पदार्थों की पहचान की है जिनके निर्यात में वृद्धि हो रही है। यानी गैर खाद्यान्न अनाज, गैर अनाज का निर्यात। तो क्या क्या हो रहा है, देखो अमरूद हैं वो बारामती का है और यूएई में निर्यात हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये पूछ सकते हैं। जैसे केला है, ये भी केला और अमरूद दोनों बारामती में होता है, और ये यूएई को, रूस और नीदरलैंड और सऊदी अरब को। आलू है पूर्वांचल में ज्यादा होता है, यूएई को निर्यात हो रहा है। खासी संतरा है वो मेघालय में है, मेघालय में जो खासी की पहाड़ियां हैं वहां होती हैं, वो दुबई को निर्यात हो रहा है, यूएई को निर्यात हो रहे हैं। आलू की ये पाकर में हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, और ये सिंगापुर को निर्यात हो रहा है। बीन्स और नींबू है वो असम में निर्यात होता है, लंदन को, असम से होता है और लंदन को निर्यात होता है। सिंगाड़ा है वो वाराणसी में होता है और यूएई को निर्यात होता है। गेंदा है वो वाराणसी को में उत्पादित होता है और यूएई को निर्यात होता है। काजू है वो उड़ीसा में होता है, उत्पादक स्थान उड़ीसा में ज्यादा होता है, और बांग्लादेश, कतर, मलेशिया, अमेरिका को निर्यात हो रहा है। ताजी सब्जियां हैं वो बहरीन को हो रही है, उत्तराखंड की है। पोंगल हैपर है वो नीलकोटी में होता है और आबू धाबी को निर्यात हो रहा है। मिक्स्ड अचार हैं, कैरी, कैर, मिर्च, गाजर और का मिक्स जो भी अचार है वो यूएई को निर्यात हो रहा है। और श्री अन्न का मतलब मोटा अनाज है, वो पंजाब में हो रहा है और ऑस्ट्रेलिया को निर्यात हो रहा है। तो देखो हम जो गैर अनाज है, देखो यूएई, ठीक है, दुबई, फिर यूएई, देखो कितना यूएई, हमारे यहाँ से यूएई को कितना सामान और खाद्यान्न जाता है, सब्जियां वगैरह जाती है। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। रक्षा मंत्रालय व बीईएल के बीच में 2269 करोड़ रुपए का खरीद समझौता हुआ है। यानी रक्षा मंत्रालय ने शक्ति युद्धक प्रणालियों और उसे संबंधित उपकरणों की खरीद के लिए भारत इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड के साथ 2269 करोड़ रुपए का समझौता किया। इंपॉर्टेंट है, बीईएल के साथ समझौता हुआ कि भारत सरकार ने, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में किस कंपनी के साथ रक्षा हथियारों, औजार वगैरह, मतलब रक्षा हथियार, युद्ध प्रणालियों की खरीद के लिए समझौता किया है। तो बीईएल के साथ हुआ और 2269.54 करोड़ रुपए का समझौता हुआ है। इसरो के पॉलिक्स उपकरण से शुरू किया वैज्ञानिक अवलोकन। क्या कह रहा है ये इसरो का लोगो है। जनवरी 2024 को लॉन्च एक्स पोलरीमेट्री मिशन पर मौजूद भारतीय एक्सरे पॉलीमीटर ने वैज्ञानिक अवलोकन शुरू किया। ये ध्यान रखने वाली बात है। पॉलरीमेट्री मिशन, ये मिशन का नाम एक्सरे
पोलेरीमेट्री मिशन, जो एक्सरे का नाम क्या है, एक्सरे पॉलीमीटर ने पॉलिक्स ने अवलोकन शुरू किया है। केब पल्सर एक चमकता केब नेबुला के केंद्र के पास रहता है और ये प्रति सेकंड अपनी दूरी पर 30 बार घूमता है। ये केब पल्सर की बात की जा रही है, जो केब एक चमकता जो तारा है अंतरिक्ष में, केब नेबुला के केंद्र के पास रहता है और 1 सेकंड में 30 बार घूमता है ये अपनी दूरी पर। तो ये काम किसने शुरू किया है, उसका अध्ययन किसने शुरू किया है, पॉलिक्स उपकरण ने शुरू किया है। लाल सड़न से जीत के साथ मिठास क्रांति, मतलब ये गन्ना है। गन्ने में क्या होता है, अगर आपने गन्ना खाया है कभी, तो गन्ने का जो डंठल होता है, जो भी गन्ना होता है, उसके बीच में अगर देखा होगा कहीं कहीं लाल रंग के चित्ते बने होते हैं, अंदर से लाल होता है, तो उसी को कहते हैं लाल सड़न रोग। अब क्या कर दिया है, लाल सड़न का इलाज मिल गया है, क्योंकि वो गन्ना काम का नहीं रहता था। विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा देगा स्वाति पोर्टल। ये ध्यान रखना, क्या करेगा ये, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित, चिकित्सा के क्षेत्र में लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए साइंस फॉर वुमेन्स टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। क्या नाम है उसका, स्वाति। क्या लिखा है, साइंस फॉर वुमन एड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इसी का शॉर्ट फॉर्म है स्वाति पोर्टल। नाम लड़कियों का ही है स्वाति पोर्टल, तो लड़कियों को विज्ञान, तकनीकी, चिकित्सा क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। 5वें चित्र भारतीय फिल्म फेस्टिवल में 25 राज्यों की 663 फिल्मों की एंट्री। कौन सा, 5वां चित्र भारतीय फिल्म फेस्टिवल, इसमें 25 राज्यों ने भाग लिया और 663 फिल्मों की एंट्री की गई। फिल्मों के माध्यम से राष्ट्रीय विचार को प्रोत्साहन देने के लिए 23 से 25 फरवरी 2024 को तुका पंचकुला में आयोजन किया गया, जिसमें ये 663 फिल्में आई। 25 भाषाओं में बनी इन फिल्मों में 133 फिल्मों की स्क्रीनिंग 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल में किया गया। ये इसका एक फोटो है, इसका उद्घाटन करते हुए। ये हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे खट्टर साहब हैं, वो हैं। अभी खट्टर साहब नहीं है, चेंज हो गए हैं। श्रीलंका मॉरिशस में यूपीआई सेवा, देखो पहले कहाँ हुई थी यूपीआई सेवा, ध्यान रखना। अब कहाँ हो गई, दुबई में हुई यूपीआई सेवा, और अब कहाँ हो गई, श्रीलंका में हो गई, मॉरिशस में हो गई, फ्रांस के बाद फ्रांस में हो गई, श्रीलंका में हो गई और मॉरिशस में हो गई। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई का पूरा नाम क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ध्यान रखना। इस सिटी स्मार्ट मिशन का दूसरा चरण जून के बाद संभव, इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट सिटी देश के 100 शहरों की व्यवस्था में बदलाव लाने और उसे अधिक से अधिक तकनीकी से जोड़ने के लिए 2015 में शुरू किए गए इस मिशन के दूसरे चरण के लिए मंत्रालय ने तैयारी शुरू कर दी है। तो ये 2015 में शुरू हुआ। सीधा पूछेंगे, स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत 2015 में हुई और दूसरे चरण की शुरुआत 2024 में हुई थी। इतना ध्यान रखना है। स्मार्ट सिटी मिशन, बिल्डिंग ए स्मार्ट इंडिया। शीर्ष 500 निजी कंपनियों का मूल्यांकन जीडीपी का 71%, यानी जो टॉप 500 निजी कंपनियां हैं उनका जो इवोल्यूशन जीडीपी है, वो जीडीपी का इवोल्यूशन है, मूल्यांकन है, वो जीडीपी का 71% है। यानी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की अगुवाई में देश की निजी क्षेत्र की 500 कंपनियों का मूल्यांकन 2800 अरब डॉलर यानी 231 लाख करोड़ रुपए। यह राशि सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर के सामूहिक सकल घरेलू उत्पादन से अधिक है। यानी देश का जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और 500 और कंपनियां मिलकर उनका टोटल जीडीपी है वो कितना परसेंट है, 71% है। और वो सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर का जो टोटल तीनों का अगर सकल घरेलू उत्पादन उन तीनों का जीडीपी के बराबर है। यानी किसका, स्विट्जरलैंड का, सिंगापुर का और दुबई सऊदी अरब का।
सिकल सेल एनीमिया रोग के लिए नैनो मेडिसिन टूल बनाएगी आईआईटी। ठीक है, तो आईआईटी कौन सी बनाएगी, ये आ सकता है, पूछ सकते हैं कि आईआईटी कानपुर बनाएगी। सिकल सेल एनीमिया रोग होता है, सिकल सेल एनीमिया रोग होता है जिसमें जो ब्लड सेल्स होते हैं, लाल रक्त कणिकाएं, वो मुड़ जाती है, हंसियाकार हो जाती है। यानी देश के 17 राज्यों में फैले सिकल सेल रोग के प्रभावितों की मदद के लिए आईआईटी कानपुर और अमेरिका की राइस यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर काम करने का फैसला लिया है। इंपॉर्टेंट है, आईआईटी कानपुर और अमेरिका की राइस यूनिवर्सिटी मिलकर काम करेगी। ये उसका एक फोटो है। जैविक खेती, देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने का सबसे बड़ा एरिया है मध्य प्रदेश में। जैसे राजस्थान में डूंगरपुर है, भारत में अगर देखें तो सिक्किम है, पहला जैविक राज्य है। और अब सबसे बड़ा रकबा यानी सबसे बड़ा एरिया कितना, 15,92,000 हेक्टेयर में हो रही है। ठीक है, और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट है दोनों। भारत में सबसे बड़ा जैविक खेती करने वाला राज्य कौन सा है, तो एमपी है, और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। यूरोपीय यूनियन को निर्यात करना होगा मुश्किल। देखो क्या यूरोपीय यूनियन को क्या है कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के बाद, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के बाद यानी सीबैम के बाद यूरोपीय यूनियन को अब भारत से वस्तुओं की बिक्री करना और ज्यादा टफ हो जाएगा, क्योंकि हमने जो भी खाद्यान्न उत्पादन किया है या कोई भी प्रोडक्शन किया है या कोई भी वस्तु बनाई है, तो उस वस्तु को बनाने में हमने जंगलों को कितना काटा है, ये ब्यौरा देना पड़ेगा। यानी जंगल की कटाई संबंधी जानकारी देने के नियम को लागू करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। अगर यूरोपीय यूनियन ने ये कर दिया तो फिर यहाँ से निर्यात करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसका ब्यौरा देना पड़ेगा कि हमने इस वस्तु के उत्पादन में कितने वनों का उपयोग किया है। चीन सीमा में लगे भारत के 14 गांवों में बजेगा मोबाइल की घंटी। यानी जो चीन के सीमा पर 14 राज्य ऐसे हैं जहां मोबाइल टावर नहीं थे, तो अब चीन की सीमा पर 14 गांव हैं, वहां पर मोबाइल टावर लग जाएगा। चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक करार कर दे दी गई है। यानी निर्वाचन आयोग ने जो चुनाव पार्टियों को जो फंड मिलता है, पार्टियों को निजी व्यक्तियों के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा फंड दिया जाता है, यानी चुनावी बॉन्ड खरीद करके, तो उसमें पारदर्शिता लाने के दावे के साथ शुरू की गई चुनावी बॉन्ड की इसमें पारदर्शिता होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया है, असंवैधानिक करार कर दिया गया है। ये 5 न्यायाधीशों की पीठ है, उन्होंने उसको अवैध घोषित कर दिया। अब पाकिस्तान नहीं जाएगा रावी का पानी। रावी, झेलम, चेनाब, देखो एक्चुअल में है क्या, देखो ऊपर सिंधु नदी, फिर आती है झेलम, फिर आती है चेनाब, फिर आता है रावी का पानी। तो ये सिंधु, ये झेलम, ये चेनाब और ये रावी। अब क्या कर दिया गया है कि गुरदासपुर में शाहपुरा कंडी में बांध बनाकर के रावी के पानी को रोक दिया है। यद्यपि नियम तो ये है कि जो ये ऊपर वाली 3 नदियां हैं, कौन सी, सिंधु, झेलम और चेनाब, 1960 में पाकिस्तान के साथ एक समझौता हुआ था, सिंधु नदी जल समझौता, जिसमें इन 3 नदियों का पानी है वो कहाँ जाना था, पाकिस्तान में जाना था, और बाकी यानी 10% इसका हिस्सा है वो भारत को मिलना था। और ये जो रावी और पानी है, रावी, व्यास और सतलज का पानी भारत को मिलना था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बांधों की संख्या पर्याप्त न होने की वजह से जो अतिरिक्त पानी था वो पाकिस्तान में चला जाता था। लेकिन अब गुरदासपुर के शाहपुर कंडी में यानी गुरदासपुर में बांध बना दिया गया है, तो वो पानी को अब रोक दिया जाएगा, यानी अब पाकिस्तान में रावी का पानी नहीं जाएगा। वित्त मंत्री ने राम मंदिर थीम सहित 3 स्मारक सिक्के जारी किए। ये इस प्रकार के भगवान प्रभु राम के थीम पर सीतारमन ने 3 सिक्के जारी किए। हेली मेडिकल सर्विस वाला देश का पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। क्या कह रहा है ये, उत्तराखंड में शीघ्र ही हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस हेम्स
शुरू करने जा रहा है। ये सुविधा उपलब्ध करवाने वाला देश का पहला, यानी हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस उपलब्ध करवाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा। भारत अमेरिका के बीच सहयोग बढ़ाने को क्वाड बिल पारित, ये इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी के लायक प्रश्न है। इसकी डिटेल पढ़नी है तो आप वहां जाओ, मेरे ऐप पर है, अपनी बुक ऐप पर आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने क्वाड बिल को भारी बहुमत से पारित कर दिया है। यह जो बाइडेन प्रशासन को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए क्वाड इंट्रा पार्लियामेंट्री वर्किंग ग्रुप स्थापित करने का निर्देश देती है। क्वाड इंट्रा पार्लियामेंट्री वर्किंग ग्रुप स्थापित किया जाएगा। यानी कौन कौन देश है इसमें? 4 देश हैं, भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है। क्वाड एक बहुपक्षीय ढांचा है जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल है। इसरो की बड़ी कामयाबी, अंतरिक्ष से वापस लाया जाएगा कार्टोसैट 2। कार्टोसैट उपग्रह जो अंतरिक्ष में छोड़ा हुआ है उसको वापस लाने का चल रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो अंतरिक्ष कचरे की समस्या के समाधान के लिए दिशा में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए उपग्रह कार्टोसैट 2 को सफलतापूर्वक से धरती के वातावरण में वापस लाकर 16 साल लाया जाएगा, वापस लाया, यानी 17 साल पहले इसको कार्टोसैट को छोड़ा गया था। ये कार्टोसैट का मतलब है कार्टोलॉजी के लिए है, ये मानचित्र, पृथ्वी के समुद्र के मानचित्र लेने के लिए था, ये कार्टोग्राफी से संबंधित था। तो ये और कार्टोसैट 2 हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग उपग्रह की दूसरी पीढ़ी का उपग्रह था जो 2019 में क्या हो गया था? निष्क्रिय हो गया था। हाई इमेजिंग उपग्रहों की दूसरी पीढ़ी का था, तो उसको वो वहां से, तो यानी अंतरिक्ष में कचरा है वो भारत ने कम करने की ओर कदम बढ़ाया है। शिवाजी के नाम पर होगा लंदन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी केंद्र का नाम, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी शिवाजी के नाम पर। लंदन के लॉर्ड मेयर माइकल मैनेली ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उसके आधिकारिक निवास पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने लंदन स्थित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी केंद्र का नाम छत्रपति शिवाजी रखने का प्रस्ताव रखा। ये ध्यान रखना, लंदन में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जो सेंटर है उसका नाम छत्रपति शिवाजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर रखने का निर्णय लिया गया। ठीक है, तो ये फरवरी का अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी और चलेगा। ये फरवरी का करंट अफेयर था, ये लगभग आधी फरवरी तक कवर हो गया है। इसमें अभी और है, ये इतना यही खत्म नहीं हो रहा है।